Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. सो कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। और आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी सीरीज में। अब तक हम लोगों ने बात कर ली है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, क्या मेन हिस्टोरिकल इवेंट थे रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव डिस्कस्ड। फिर बेटा हम लोगों ने बातचीत करी थी, लास्ट जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था दैट वाज रिलेटेड टू द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को हम लोगों ने समझा था और आज कंटिन्यू करते हैं। आज से सेक्शंस और इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उन सभी कंसेप्ट्स को हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चंस पे भी बातचीत करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग ठीक है, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बातचीत करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर नंबर 5, जिसमें मेजर जो डिस्कशन होने वाला है, वी विल टॉक अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और जैसा मैंने आपको बोला है सीरीज में एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं हर तरीके के एग्जाम में, उनको हम लोग समझेंगे। तो केवल क्वेश्चन नहीं, साथ साथ कंसेप्ट्स को भी समझ रहे हैं हम लोग। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में आने वाले सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1, या पार्ट 1 में भी अगर बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 1 to 4। ये जो 4 आर्टिकल हैं आपके, ये जो 4 आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डील करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अभी प्रियम्बल में हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोल क्या था, फाउंडेशन क्या थी, किस बेसिस पे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया, ये आपने प्रियम्बल में देखा। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और उसमें डिफाइन किया जा रहा है यूनियन को और इट्स टेरिटरीज को। समझते हैं कि करके क्या है इसका मकसद। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आप फ्रेमवर्क की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये पार्ट ए में मिलेगा सेक्शन आर्टिकल 1 से 4, जैसा मैंने आपको बताया, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है कि पार्ट ए जो है वो किससे डील करता है, या आर्टिकल 1 to 4 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो डायरेक्टली यू नीड टू मार्क द ऑप्शन, आपको आंसर मार्क करना है कि दीज आर्टिकल 1 to 4 आर रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, चलिए क्या है ये आर्टिकल समझते हैं। तो इनका मेन पर्पस क्या है पार्ट 1 का? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स, रीनेमिंग एंड मर्जिंग स्टेट्स, अल्टरिंग स्टेट बॉर्डर्स। सबसे पहले इसमें हम लोग पूरे देश की, भारतवर्ष की, इंडिया की पूरी बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो आर्टिकल हैं आपको प्रोवाइड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं ये प्रोवाइड करते हैं पावर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी नए स्टेट को ऐड कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग बातें हैं। एक कंप्लीटली न्यू स्टेट्स को ऐड करना, ये एक अलग बात है, और एक एग्जिस्टिंग स्टेट्स को मॉडिफाई करना। अब मॉडिफाई आप कैसे कर सकते हैं? आप उसका नाम बदल सकते हैं, आप स्टेट का नाम बदल सकते हैं, मर्जिंग ऐड कर सकते हैं, अल्टरिंग द स्टेट बॉर्डर्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अगर आपके बॉर्डर्स को चेंज करना है, जैसा हिस्ट्री में आप देखेंगे कुछ मेन इवेंट्स की बात करें तो ऐसा हुआ। कैसा हुआ? जैसे वेस्ट बंगाल का नाम बदला गया आर्टिकल 3 के तहत। क्या होता है आर्टिकल 3 हम लोग समझेंगे। झारखंड को बना दिया गया बिहार से, बिहार एक स्टेट था, एक नए स्टेट का डेवलपमेंट किया गया, झारखंड को बनाया गया। तो ये पावर कहां से मिली? ये पावर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4 से मिली है। ठीक है, आपने नाम बदल दिया, आपने क्या कर दिया, कोई नया स्टेट बना लिया किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को मॉडिफाई करके। जैसे ही एक एग्जांपल अगर और देखें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया, तेलंगाना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, उत्तराखंड।
तो बेसिकली ये सभी कुछ हो पा रहा है एज पर द पावर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 1 to 4। अब ये 4 आर्टिकल हैं जिनके बारे में एक एक करके हम लोगों को बातचीत करनी है। पर्पस समझ में आ गया है कि सेक्शन 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में जो आर्टिकल 1 से 4 तक हैं, इनका मेन मकसद क्या है, ये क्या चीजें डील करने वाले हैं। तो दिस डील्स विद द रीनेमिंग ऑफ द स्टेट्स। सबसे पहले बाउंड्री को डिफाइन करना है। किसी नए स्टेट्स को हम ऐड कर सकते हैं, ये पावर मिलती है। किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है। अब कल को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, मैनेज करने में इसको डिफिकल्टी आ रही है, और मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, या फिर एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को और अच्छा सुचारू रूप बनाने से लिए, जैसा आपने उत्तराखंड को अलग कर दिया, तो उत्तराखंड वाज द पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। सिमिलरली अभी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है हमें इनको और अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, इनकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है बहुत अनइवन बाउंड्रीज है, अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कई बार हम लोग अपने हिसाब से रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। ये सारी पावर आपको मिली हुई है भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। चलो तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं। अब देखो कहानी क्या हुई, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय देश के हालात क्या थे। जिस समय देश आजाद हुआ तो उस समय होती थी रियासतें। 2-3 तरीके के मेन स्ट्रक्चर थे जो आपको समझने, जैसे सबसे पहले ऐसी कुछ जगहें थी जहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश का था, तो उसको हम लोग बोलते थे ब्रिटिश प्रोविजंस। ठीक है, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सब क्या फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। दूसरा क्या था, दूसरे कुछ ऐसे रजवाड़े, राजा रजवाड़े थे जो एग्जिस्टेंस में थे, प्रिंसली स्टेट जिनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसली स्टेट। दो चीजें हैं, दो टर्म है जिसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। पहला है ब्रिटिश प्रोविजंस, सिंपल सी बात है, ऐसी जगह जहां पर पूरी व्यवस्था, पूरा देखरेख, पूरा मैनेजमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन विल बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जहां पर राजा, जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल के राजा हो गए, ग्वालियर के राजा हो गए, जयपुर के राजा हो गए, अवध के राजा हो गए। इस तरीके से क्या था, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर रियासतें थी। अब उस रियासतों का कंसेप्ट क्या था कि उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम आप ही को रिपोर्ट करेंगे। जब पूरी तरीके से देश एक तरीके से गुलाम हो गया तो राजाओं ने कहा कि ठीक है हमें अपना काम करने दो, हमें पूरा मैनेजमेंट करने दो, अल्टीमेटली आप हमारे ऊपर एज ए पावर बैठो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कंट्रोल जो था, पावर जो था, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का ही था, लेकिन राजा लोग अपनी सल्तनत भी चला रहे थे, अपना राजकाज भी चला रहे थे। जब देश आजाद हुआ, ब्रिटिश चले गए, जैसा आपने पहले के लेक्चर्स में देखा, तो फिर कहानी ये बनाएगी कि ठीक है भाई अब क्या करेंगे। अब हम लोग अपना एक देश बनाने जा रहे हैं जिसको हम लोग इंडिया बोलेंगे, भारत बोलेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन किया गया आर्टिकल 1 में। तो अगर आप आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलेंगे तो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये पहला आर्टिकल। अब यहां पर समझना आपको, आप भारत, इंडिया को भारत बोल सकते हैं, भारत को इंडिया बोल सकते हैं। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, आर्टिकल बनाया जा रहा था, उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इन नाम को लेके कहीं ना कहीं अपने अपने मत थे। कुछ लोग चाहते थे कि नाम रखा जाए इंडिया, कुछ लोग चाहते थे कि नाम रखा जाए भारत, कुछ लोग अलग तरीके से अपने अपने पॉइंट सबके थे, पॉइंट ऑफ व्यू थे। सभी को ध्यान में रखते हुए जो एक सॉल्यूशन निकला, तो उन्होंने साफ साफ लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1। आप इंडिया बोल दीजिए या भारत बोल दीजिए, बात हो रही है यहाँ की। अब आगे इन्होंने क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो जैसे अगर यूएस की अगर आप बात करते हो, जब यूएस आजाद हुआ तो वहां अलग अलग कॉलोनीज थे। दो तरीके के बेसिकली स्ट्रक्चर है, एक देश कैसे बनता है इसको समझो। तो सबसे पहले या तो हम सेंट्रल की पावर को डिफाइन कर दें, या फिर अलग अलग, दोनों एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं, तो जैसा मैंने यहां पर आपको बताया, दो तरीके के हमारे पास कंडीशंस थी। हमारे पास ब्रिटिश प्रोविजंस थे और दूसरा प्रिंसली स्टेट थे। जब ये डिसाइड हुआ कि भारत आजाद हो गया है, तो भारत ने, इंडिया में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी राज्य हैं वो सब भारत का पार्ट है, वो सब भारत का पार्ट है। अगर वहीं आप देखोगे यूएस की आजादी की अगर बात देखोगे,
तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर कुछ 12-13 कॉलोनीज थी, स्टेट्स थे आप बोल सकते हो, जिन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई ठीक है हम आजाद हो गए, अलग अलग रहेंगे तो मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, एक काम करते हैं, 12-13 कॉलोनीज जो थी वो मिल गई और उन्होंने अपना एक देश बना लिया। ये भी एक तरीका। तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ, स्टेट्स नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब ने नहीं डिसाइड किया कि हम एक इंडिया बनाएंगे। पहले इंडिया डिफाइन कर दिया गया, अब इसके अंदर जो कुछ भी है सब इंडिया का है। बात समझ में आ रही है क्या फर्क है दोनों में? तो इंडिया का मतलब क्या है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स को का यूनियन है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स को भी हम आगे चल के समझेंगे। जब मैं बोल रहा हूं यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो मैं बोल रहा हूं ब्रिटिश प्रोविजंस, जितने भी ब्रिटिश प्रोविजंस थे, प्लस प्रिंसली स्टेट। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेजों द्वारा शासित जो पूरी जगहें थी और जो प्रिंसली राजा रजवाड़े थे, रियासतें थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो था उस समय, उसको आपने बोल दिया यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर है भाई? तो आर्टिकल 1 की बात होगी। मुद्दे पे आते हैं। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? स्टेट्स एंड टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो जैसा आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल भी है, तो स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्या क्या टेरिटरीज है, ये डिफाइन किया गया। अब टेरिटरीज की बात करते हैं, तो टेरिटरीज में 3 पार्ट हैं। टेरिटरीज में 3 पार्ट है। जब आप इंडिया की टेरिटरी को डिफाइन करते हैं तो उसमें 3 पार्ट हैं, ब्रिटिश प्रोविजंस प्लस प्रिंसली स्टेट प्लस यूटीज। अगर इसी में और यूनियन स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? ये पूरा बन जाता है इंडियन टेरिटरी। टेरिटरी ऑफ द इंडिया कंप्रोमाइजेस क्या क्या होता है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी यूटीज हैं ये मेंशन किया गया। टेरिटरीज दैट में हैव एक्वायर्ड, आगे चल के अगर कोई ऐसा, आगे चल के कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी दूसरे देश का, अगर पड़ोसी कोई देश है जिसका कुछ पार्ट है, जिसने डिसाइड किया कि भाई ठीक है हमको इंडिया में मर्ज होना है, तो अब इंडिया ये डिसाइड करेगा कि हमको इसको मर्ज करना, पर जाहिर सी बात है डायरेक्टली पहले उसको फुल स्टेट नहीं बना दिया जाएगा। उसका तरीका क्या है कि पहले वो सेंट्रल का पार्ट बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगा। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है कि पूरा कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रल का मेजर कंट्रोल होगा। और ऐसा बहुत जरूरी है, कई बार जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, कई बार वहां के हिस्टोरिकल कंडीशंस की वजह से, और कई बार जो लाइफ स्टाइल है, कल्चर है, उसके बेसिस पे उनको अलग अलग रखा गया है। जहां पर कंट्रोल जो है, फॉर एग्जांपल वो बोला गया है कि यूनियन का सेंट्रल का कंट्रोल रहने वाला है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जहां पर आप बात कर रहे थे ब्रिटिश प्रोविजन प्लस प्रिंसली स्टेट, और अगर इसी में यूटीज भी ऐड कर दे तो बन जाती है टेरिटरी। ये जैसे आप देख पा रहे हैं भारत का मैप, अब इसमें देखिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों दिखाई गई है। जैसे दिल्ली हो गया, जैसे चंडीगढ़ की बात कर लें, जम्मू है, कश्मीर, लद्दाख हो गया। हाँ, दीज आर द यूटीज, आप सभी को पता है, दीज आर द यूटीज। तो यहां पर ये पूरा जो कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या है? दैट इज द टेरिटरी, दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है भाई? जिसमें क्या क्या है, अब प्रिंसली स्टेट्स भी हैं, ब्रिटिश प्रोविजंस भी हैं, और साथ साथ यूटीज भी हैं। तो दिस इज द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया। कल को अगर कोई और भी जगह ऐड होती है, कोई और राज्य भी ऐड होता है, तो उसको भी हम लोग टेरिटरी बोलेंगे। एक्सपेंशन हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां पर समझनी है भारतीय संविधान के बारे में, वो ये लाइन लिखी हुई है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है नॉट फेडरल, स्टेट्स कैन नॉट सिकीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसका मतलब क्या है? स्टेट्स कैन नॉट सिकीड। मतलब अब यूनियन टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में जितने भी राज्य आ गए, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि कल को ये बोलेंगे भाई हम इंडिया से अलग हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी है, यूपी ने बोला अब यूपी इज द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। अब इसका मतलब क्या है? स्टेट्स कैन नॉट सिकीड का मतलब है अब आपको हमारे साथ ही रहना है, अब आप इंडिया के ही पार्ट हैं, अब हिंदुस्तान के ही पार्ट हैं, भारत के ही पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो सेपरेट हो जाएं, इंडिया से अलग हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं दिया गया। समझ रहे हो? अब जो इंडिया डिफाइन कर दिया है, जो टेरिटरी डिफाइन कर दी गई है उस समय, अब आप हर समय तक
इंडिया के ही पार्ट रहेंगे। क्लियर है भाई? तो कल को ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर प्रोविजंस हैं कि कोई भी स्टेट जो बोले कि नहीं नहीं हमें अब इंडिया का पार्ट नहीं रहना है, हम पहले पार्ट थे इंडिया का, अब पार्ट नहीं रहना चाह रहे, ये पावर नहीं दी गई है। इस बात को आपको समझ लेना है। स्कीट का मतलब क्या है, समझ में आ गया? आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास भी हमारे पावर है। अब देखो किसी को ऐड करना है, एडमिट इनटू यूनियन, अगर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला अगर आसपास के कोई कंट्री है जहां से कुछ हिस्सा आपने ले लिया, अब वो हिस्सा अपने में मर्ज करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, अब वो जगह जब आप मर्ज करेंगे तो इसके लिए जाहिर सी बात है पार्लियामेंट्री पावर होनी चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि ऐड कर लेंगे। अब पार्लियामेंट्री पावर ये बोलती है कि हम नए स्टेट्स को जो कि पार्ट ऑफ यूनियन का अभी यूनियन का पार्ट नहीं है उनको ऐड कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दो तरीके की पावर आपको दी गई है कि आप किसी स्टेट को किसी नए पार्ट को ऐड कर सकते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि आर्टिकल 2 जो है वो आपको बताता है किस तरीके से आपको किसी नए पार्ट को ऐड करना है यूनियन में। क्लियर है भाई? ठीक है। आर्टिकल 3 आपको यह बताएगा कि कैसे मॉडिफाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 और 3 में फर्क क्या? पहला आर्टिकल क्लियर हो गया, यूनियन पहले आर्टिकल में इंडिया और भारत को डिफाइन कर दिया गया, ठीक है, उसके यूनियन को डिफाइन कर दिया गया, ब्रिटिश प्रोविजंस को डिफाइन कर दिया गया, प्रिंसली स्टेट को डिफाइन कर दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की, तो सेकंड आर्टिकल आपको बताता है कि किसी नए स्टेट को जो कि पार्ट नहीं है उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, नए स्टेट्स आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 3 को अगर आप वहीं पर देखेंगे तो पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि फॉर्म न्यू स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट। यहां पर बात हो रही है जो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है, और जो कंप्लीटली न्यू चीजें होने वाली न्यू स्टेट्स है उससे रिलेटेड आपका आर्टिकल 2 है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उससे हम नया स्टेट बना सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपने देखे, ऐसा कई बार हुआ है जरूरत के आधार पे। अल्टर बाउंड्रीज, हम बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये यूपी की बाउंड्री है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, बॉर्डर है, अब इसमें बीच में हम लोगों ने कुछ अल्टरेशन कर दिया कि ठीक है भाई इजी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस इजी हो जाए, ये पार्ट अब आज हमारा था लेकिन ये आप ले लो, आप अपना ये पार्ट हमें दे दो, जिससे हम एक प्रॉपर यूनिफॉर्म बाउंड्री बना पाए जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए। ऐसा पावर है आपके पास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 आपको ये प्रोविजन देते हैं। एरिया चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी। अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ चेंज करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, तो उसका तरीका भी बताया गया। सबसे पहले इसमें सहमति होनी चाहिए। इट शुड बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, जो हायर चेयर है भारतीय संविधान की, उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इस स्टेट में ये बाउंड्री चेंज करना चाह रहे हैं, या इस स्टेट से अब हम कोई नया स्टेट बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी, या इस स्टेट का हम नाम चेंज करना चाह रहे हैं। फर्स्ट इट शुड बी रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब ये रिकमेंडेड होगा तो दूसरा पार्ट है बिल रिफर्ड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब जिस स्टेट से रिलेटेड ये मुद्दा है, जिस स्टेट को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जिस स्टेट को आप अल्टर करना चाह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको उस स्टेट गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूपी से रिलेटेड अगर कोई चेंज है, मान लो अभी बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश का एक काम करते हैं, 2 अलग अलग स्टेट बना देते हैं, ठीक है, 3 अलग अलग स्टेट बना देते हैं, इसमें अगर आपको चेंज करना है तो ये अभी की जो यूपी गवर्नमेंट है उसको ये बताया जाएगा कि भाई सरकार ये चाह रही है कि अब उत्तर प्रदेश के 3 पार्ट कर दिए जाएं ताकि सहूलियत हो जाए, बढ़िया हो जाए, आराम से मैनेज हो पाए चीजें और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। तो जरूरत है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को कंट्रोल करना, डेवलप करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इट मे बी फॉर एग्जाम्पल, तो अब सबसे पहले इस बात के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि ठीक है भाई हम करना चाह रहे हैं। फिर ये बिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि भाई आपके स्टेट में ये चेंज किए जा रहे हैं। जब स्टेट गवर्नमेंट को ये बात पता चलेगी, अब स्टेट गवर्नमेंट के 2 विजन हो सकते हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। यहां पर
हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस बिल के सहमति में होगी। ठीक है साहब, एक काम करिए, आप 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट ये बोले कि नहीं नहीं भाई, हम सहमत नहीं है, जैसा है वैसा ही बना रहने दो, अब आप इसको चेंज मत करिए, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड मत करिए। राष्ट्रपति ने ये बोला, राष्ट्रपति ने ये बोला कि भाई अपने को क्या करना है कि इसको दो अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स में एक एग्जिस्टिंग स्टेट्स को डिवाइड करना है। तो स्टेट के पास चॉइस क्या है, स्टेट के पास ऑप्शन क्या है कि उनको लग सकता है कि ठीक है हाँ कर देना चाहिए। पहली बात, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रपति साहब को भी यही लग रहा है, सरकार को भी यही लग रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार को भी यही लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि इसको हम मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे तो चीजें बढ़िया रहेंगी। अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम समझने वाली बात यहां पर यह है कि मान लीजिए अगर स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन है, बना रहे ऑब्जेक्शन, समझ रहे हो, स्टेट को अगर कोई दिक्कत है, बनी रहे दिक्कत, क्या बोला गया, व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। अगर एक बार सरकार ने डिसाइड कर लिया, अगर एक बार प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन मिल गई, तो फिर भैया जो चेंज सोचा गया है वो चेंज होके रहेगा। आप एज ए स्टेट आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ, व्यूज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट साहब अगर ये चाहते हैं चेंज हो जाए, स्टेट चाहता है कि ना चेंज हो, कोई बात नहीं, स्टेट की बात नहीं सुनी जाएगी। जो पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया है, सरकार ने डिसाइड कर लिया है, जिसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट साहब ने दी है, तो अब वो चेंज होके रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप आर्टिकल 2 और 3 क्लियर हो गए। 4 में कुछ ऐसा सच है नहीं है। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लॉज अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3 सिंपल मेजोरिटी से इसको चेंज किया गया। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, शेड्यूल अमेंडमेंट्स है, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल अपडेट्स। अब यहां पर कुछ बातें आपको समझनी, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब हुआ क्या, अब हुआ खेल। अब खेल क्या हुआ कि सब लोग अलग अलग प्रोविजंस, जैसा मैंने आपको बताया ब्रिटिश प्रोविजंस जो थे, अब और जो आपके प्रिंसली स्टेट से सब मिल गए, यूनियन बन गया, देश बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो बॉम्बे वाला जो पार्ट था, तो बॉम्बे में क्या है, गुजरात भी पहले बॉम्बे का पार्ट था, यस और नो। तो अब लोगों ने कहा कि भाई हमारी भाषा अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं, और हमारा रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, कल्चर अलग है, तो एक काम करो, हमें एक अलग स्टेट बनाने दो। समझ रहे हो, जब देश शुरू में आजाद हुआ, सब लोग जुड़े, स्टेट यूनियन बना, अब लोगों के धीमे धीमे विचार में ये आया कि हमें अपने अलग एक स्टेट का दर्जा चाहिए। ठीक है, हम नहीं, अब दो अलग अलग भाषाओं में मिक्स होकर हमें दिक्कत हो रही है, यस और नो। एक ही तरीके के लैंग्वेज बोलने वाले लोग, एक ही तरीके के कल्चर वाले लोग को एक साथ इकट्ठा करके एक स्टेट बना दिया जाए, ऐसी मांग उठना शुरू हुई। तो जैसा आप सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश 1956 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले ये स्टेट बना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या हुई, अब इसमें कहानी ये हुई कि भाषा के आधार पर लोगों ने करना शुरू किया। तो सबसे पहले जब ये मुद्दा उठा, कब उठा, देखो 1948 में, तो एक धर कमीशन, एसके धर कमीशन बनाया गया। यहां से सवाल आता है, अब एसके धर कमीशन ने साफ साफ इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि भैया भाषा के आधार पे कोई स्टेट नहीं बनेगा, भाषा के आधार पे कोई स्टेट नहीं बनाया जाएगा, ये बातें नहीं सुनी जाएंगी, जो जैसा है रहिए, केवल भाषा के आधार पे हम अलग अलग स्टेट्स बना दें, आप जो अलग अलग स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये 1948 में बातचीत हो गई। अब इसी दौरान क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश की मांग चल रही थी, आंध्र प्रदेश की मांग इसी बात पे चल रही थी, लैंग्वेज के आधार पे। अब इसके लिए हो गया आमरण अनशन पॉटी साहब का। हाँ, अब आमरण अनशन के दौरान क्या हुआ, इस डिमांड के दौरान क्या हुआ कि भाई उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। जब वो आमरण अनशन में थे, उन्होंने मांग करी कि हमें एक आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाया जाए। अब जब उनकी डेथ हो गई तो मामला थोड़ा सीरियस हो गया, मामला सीरियस हो गया। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा जाए,
तो अब देखो जेवीपी कमेटी का भी यही कहना था, इन दोनों का ये कहना था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट नहीं बनाएंगे। बात है साफ, तुम जो करना चाहो कर लो, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो धर कमेटी और जेवीपी कमेटी दोनों लोगों का ये मानना था कि लैंग्वेज के आधार पे अब स्टेट्स को चेंज नहीं किया जाएगा, नए स्टेट्स नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन जब ये आंध्रा वाला मामला हुआ और चीजें थोड़ी सी खतरनाक हुई, तो क्या हुआ, फाइनली आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। सेंसिटिविटी को देखते हुए जब आंध्र प्रदेश बन गया, तो फिर लोग, बाकी लोगों ने भी सोचा कि ठीक है, अब इस मुद्दे को और हाईलाइट किया जाए। हाँ, वो भी तो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर एक स्टेट फ्रेम हो रहा है, तो हमारे लिए अलग कानून तो नहीं है। बात करते हैं फजल अली कमीशन की। फजल अली कमीशन 1953 में उन्होंने ये बोला कि ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसके पहले जो कमीशन जो थे, जिनको आप बोल रहे धर कमीशन और जेवीपी कमेटी, इन लोगों ने तो लैंग्वेज के बेस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था कि नहीं, इस नए स्टेट्स को बनाने के लिए लैंग्वेज कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं यहां पर फजल अली कमेटी कमीशन की, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, लैंग्वेज को हम बेसिस मानते हैं, लेकिन लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट बेसिस है जो एक नए स्टेट के बनने की मांग का पार्ट हो सकता है, लेकिन केवल और केवल लैंग्वेज के आधार पे नए स्टेट्स के बनाने की अनुमति हम भी नहीं देते। ठीक है, नए स्टेट्स की आप डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लैंग्वेज भी उसमें एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज देयर इज नो प्रोविजन टू फॉर्म द न्यू स्टेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? तो यहां पर समरी क्या है, धर कमेटी उन्होंने बोला लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा, बिल्कुल फिक्स बात है। जेवीपी कमेटी बोला लैंग्वेज के बेसिस पे कोई नया स्टेट नहीं बनेगा। इन दोनों से कैसे ये डिफरेंट है फजल अली कमीशन? तो इस कमीशन में ये माना गया कि ठीक है, लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक फैक्टर है दैट शुड बी कंसीडर, लेकिन केवल और केवल लैंग्वेज के आधार पे नया स्टेट नहीं बनाया जाएगा। तो यहां से कुछ सवाल देखने को मिलते हैं, धर कमीशन इज रिलेटेड टू, जेवीपी कमेटी इज रिलेटेड टू, और फजल अली कमीशन का क्या योगदान है, तो इनमें से क्या इनकी अप्रोच थी, ये मैंने बात यहां पर आपको बताने की कोशिश करी। बहुत ही फेमस केस है बेरुबरी यूनियन केस, जिन्होंने सीडिंग टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये बहुत लॉ अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो जुडिशरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेसिक बातों पर अगर ध्यान रखें तो बेसिक बातें मैंने यहाँ पर कवर कर ली। तो समराइज कर देता हूं मैं आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ए की बात की, और बेटा पार्ट ए में अपने 4 आर्टिकल थे, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आर्टिकल 1 में यूनियन को डिफाइन किया गया, इट्स टेरिटरीज को डिफाइन किया गया। आर्टिकल 2 बोलता है कि आर्टिकल 2 में आपको बताया गया कि अगर आप किसी नए जगह को इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 3 में मेजरली आपको बताया गया कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ये ध्यान रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यू स्टेट के लिए प्रोविजन है और ये एग्जिस्टिंग स्टेट के लिए प्रोविजन है। ये जो आर्टिकल 3 है दैट डील्स विद द चेंज और अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने फाइनली 1 से लेकर 4 आर्टिकल समझ लिए हैं। इस सीरीज को आप बेहतरीन तरीके से फॉलो करते रहिए। इसी तरीके से एक एक करके कंप्लीट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये बातें हम याद कैसे रखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इतना डेटा है, इतनी इंफॉर्मेशन याद कैसे रखेंगे। तो बेटा इसका सिंपल सा तरीका है, आप इन लेक्चर्स को 2 से 3 बार देख लीजिए। अभी जिस समय तक ये सीरीज चल रही है, हर लेक्चर का रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और लास्ट में मैं एक सेशन ले लूंगा 1 शॉट। जब आप इन सब चीजों से फैमिलियर हो जाएंगे तो पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक 1 शॉट लेक्चर भी ले लूंगा, जो आने वाले समय तक आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो ये प्लानिंग है, ठीक है। तो पहले एक बार बाई पार्ट कवर कर लेते हैं,
जिससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी, चीजों को डिटेल में भी समझ लेंगे। और साथ साथ अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये वन शॉट सेशन जो होगा, जो हम लोग लास्ट में प्लान करेंगे सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। इसकी हेल्प से प्रॉपरली आप क्या कर पाएंगे, अपना अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। देखो बेटा, ज्यादातर चीजें हैं जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और एक बार अभी थोड़ा सा टाइम रखिए, 2-4 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखवा दूँ, ठीक है भाई। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर एई जेई एग्जाम के लिए बात करें, तो एक जब क्वेश्चन सेशन होगा तो आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो वी विल हैव द क्वेश्चन क्लास ऑल्सो, तो मैं अनाउंस करूंगा। अब इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगला जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होगा वी विल टॉक अबाउट द सिटीजनशिप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं अगला टॉपिक जो होगा सीरीज का, तो जिस ऑर्डर में है, जिस ऑर्डर में चीजें दी गई हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्या उनका एक्सप्लेनेशन है, सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सभी लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, और आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर बहुत कम समय में तो नहीं बता सकता हूँ। तो इतना जरूर मैं रेफर करूंगा कि यू ऑल कैन डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप। अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम गेट का एग्जाम है, ईएससी का एग्जाम है, स्टेट एई और जेई का एग्जाम है, तो सभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हैं, बैचेस रनिंग हैं, और आप सभी लोग इन बैचेस के साथ इफेक्टिवली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ईएससी, एई, जेई एग्जाम। ठीक है भैया, तो डू विजिट द प्रेप हॉरिजन ऐप, और यहाँ से बहुत सारे ये पीडीएफ आपको इसी ऐप पर मिल जाएगा, और बहुत सारा फ्री कंटेंट, फ्री चीजें हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन मॉक टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो डू विजिट एंड एक्सप्लोर, एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। कोई दिक्कत आती है, नंबर यहाँ पर लिखा है, नंबर अगर नहीं विजिबल है तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, जहां से आप अपने कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज अगर है तो क्लियर कर सकते हैं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। 9727040406। ठीक है, तो अभी जहां तक मेरे को जानकारी है, तो होली की वजह से सभी ऑफर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो आपके गेट कौन कौन से बैच के लिए ऑफर वैलिड है? गेट सिविल 2027 की प्रिपरेशन के लिए, गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए, तो ये बैच भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ एसएससी जेई के लिए अगर बात करें, एसएससी जेई के बैचेस में भी ये ऑफर अवेलेबल है 2027 के लिए, 26-27 के लिए। तो जेई और एई एग्जाम के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं, बैचेस, टेस्ट सीरीज, सभी जगह आप इन ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो होली ऑफर कोड वहां पर ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, तो कोड के लिए परेशान नहीं होना है। यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस ऑफर ऑन दिस बैचेस एंड स्टार्ट योर सिस्टमेटिक प्रिपरेशन। और किसी भी तरीके के कोई भी डाउट एंड क्वेरी है किसी भी बैच के रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप सभी बातें सभी को क्लियर है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, गेट सिविल इंजीनियरिंग, एसएससी जेई और एई, ये तीनों बैचेस आप इनरोल कर सकते हैं। क्लियर है भाई? और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो आई होप ये सारी बातें सभी को क्लियर है, और इसके बाद हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप की। So this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.